अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा। तो दोस्तों, आज एक नाम ईमान खलीफ बड़ा चर्चाओं में है और इस नाम की पूरी दुनिया में बात हो रही है। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं ये ईमान खलीफ की ही तस्वीर है। अब सवाल यहाँ ये है कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है और भारत में ईमान खलीफ के खिलाफ मीडिया ट्रायल क्यों चल रहा है। आज आपको अल्जीरिया के इस बॉक्सर के बारे में पूरा इतिहास भूगोल बताऊंगी और आप ये जानेंगे कि जब किसी की ज़ुबान से अल्लाहू अकबर निकलता है तो फिर कैसे पूरी दुनिया और ख़ासकर हमारा देश उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में एक डर है और वो डर है कि कहीं योगी सरकार उनसे उनका घर ना छीन ले, उनकी ज़मीनें ना छीन ले। तो फिर आज आप थोड़ा वक्त निकालकर मेरे इस वीडियो को गौर से देखिए और ये जानिए कि क्या वाकई योगी सरकार आपकी ज़मीन छीनने वाली है या फिर ज़मीन छीनने की ये खबरें फेक हैं। तो पहली बात तो ये है कि ज़मीन छीनने वाली ये खबरें फेक नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और जिनके घर नज़ूल की ज़मीन पर बने हैं उनसे उनके घर छीन लिए जाएंगे। दरअसल योगी सरकार ने जिस नज़ूल लैंड बिल को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश किया था, उस बिल को विरोध के चलते अब ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि खुद योगी सरकार के कई विधायकों ने नज़ूल लैंड बिल का विरोध किया था और ये बिल विधान परिषद में भी पास नहीं हो पाया था और विधान परिषद के लोगों ने इस बिल को सिलेक्शन कमेटी को भेजने की मांग भी की। खैर, आप सीधे लफ्ज़ों में ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस नज़ूल लैंड बिल को लाना चाहती है और जिसके बाद ये समझा जा रहा था कि इस बिल के बाद नज़ूल लैंड पर बने घरों और मकानों को सरकार ले लेगी, फिलहाल उस पर रोक लग गई है और अब उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को ज़रा सी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज आप ये जान लीजिए कि नज़ूल ज़मीन क्या होती है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो नज़ूल लैंड बिल लाना चाहती थी, अगर वो आ जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले जानिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी नज़ूल लैंड है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 25,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नज़ूल की ज़मीन है और ये वो ज़मीन है जो निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को पट्टे पर दी गई थी और जिसे लेने का हक सरकार को है। और अब आप ये जानिए कि उत्तर प्रदेश सरकार इस नज़ूल की ज़मीन को लेना क्यों चाहती है। तो फिर इसे समझने के लिए आपको संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, जिन्होंने विधानसभा में नज़ूल लैंड बिल को पेश किया, उनका एक स्टेटमेंट समझना चाहिए। सुरेश खन्ना ये कहते हैं कि किसी की स्टेट की सरकार को डेवलपमेंट के कामों के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और जब सरकार के पास ज़मीन नहीं होती तो फिर सरकारें उस ज़मीन को वापस लेती हैं जो नज़ूल की होती है। जिस ज़मीन को लोग 99 साल के पट्टे और लीज पर लेते हैं, ऐसी ज़मीनों को सरकार ज़रूरत पड़ने पर वापस लेती है। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इस वक्त ज़मीन की ज़रूरत है और इसीलिए वो नज़ूल लैंड बिल लेकर आना चाहती है। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि सरकार की मंशा नज़ूल लैंड बिल लाने की कुछ और ही है और वो इस बिल को राजनीतिक फ़ायदे के लिए भी लाना चाहती है। खैर, मैं तो बस उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से यही कहूँगी कि आप लोग किसी वकील को ज़रूर अपने कागजात दिखा लें और उनसे ये मशवरा ले लें, क्योंकि हमने ये देखा है कि बीजेपी की सरकारों का कोई भी बिल जब अमल में आता है तो उसका खामियाजा सबसे ज़्यादा उर्दू नाम वालों को ही भुगतना पड़ता है और इसका एक एग्जाम्पल आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। जिस शख्स को पुलिस कंधे पर डालकर ले जा रही है उसका नाम समद है। इस शख्स पर यह आरोप है कि ये समद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक कोचिंग सेंटर के सामने लड़कियों को छेड़ता था। लड़कियों ने जब शिकायत की तो पुलिस ने इसकी अच्छे से तुड़ाई की और अब ये अपने पैरों पर भी नहीं चल पा रहा है। कल ही एक और खबर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है और इस खबर में ये बताया गया है कि कैसे बीजेपी के एक नेता ने नौकरी दिलाने के बहाने एक लड़की का रेप किया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका अबॉर्शन भी करवा दिया। इस मामले में पुलिस ने अमरिंदर सिंह, शुभम, शिवम, राहुल और रोहित नाम के 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। अब समाजवादी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि अब तक इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। खैर, दोनों खबरों को दिखाने का मकसद उत्तर प्रदेश के लोगों को ये समझाना है कि जब क्राइम और क्रिमिनल उर्दू नाम वाले होते हैं तो पुलिस और प्रशासन का रवैया अलग होता है और जब उर्दू नाम वाले नहीं होते तो तब कुछ और ही होता है।
और हाँ, नज़ुल लैंड बिल तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हैं। अब केंद्र सरकार भी वक्फ बोर्ड को लेकर एक संशोधित बिल लाने जा रहा है और अगर ये बिल पास हो गया तो फिर हमारे देश की वक्फ बोर्ड की पावर ना के बराबर हो जाएगी। सीधे और कम शब्दों में आप ये समझिए कि जिस भी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड का दावा होता है और उसका कंट्रोल होता है उसे कम कर दिया जाएगा। फर्ज कीजिए कि किसी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ये कहता है कि ये ज़मीन उसकी है, लेकिन बिल आने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को तभी अपनी बता सकता है जब उसे केंद्र सरकार से वेरिफिकेशन मिल जाएगा। खैर, अब उस खबर पर लौटते हैं जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी। दरअसल बात उस अल्जीरिया के बॉक्सर की है जिसे अब पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर यूरोप और हमारा देश पुरुष यानी आदमी साबित करने पर तुला पड़ा है और ये कह रहा है कि जब ईमान खलीफ में मेल क्रोमोसोम्स हैं और वो बायोलॉजिकल मेल है तो फिर उसे फीमेल की प्रतियोगिता में शामिल क्यों किया जा रहा है। चूँकि वो आदमी है लिहाजा उसे औरतों के साथ नहीं बल्कि आदमियों के साथ खेलना चाहिए। दरअसल इन दिनों पेरिस में ओलंपिक खेल खेले जा रहे हैं और इन्हीं ओलंपिक के खेलों में खलीफ ने इटली की एक बॉक्सर को हराया है। महज 46 सेकंड में एक मुक्के से खलीफ ने इटली की बॉक्सर को हरा दिया और उसके बाद से ही खलीफ पर सवाल उठने लगे और ये सवाल तब से ज़्यादा उठने लगे जब से खलीफ ने सेमीफाइनल में पहुंचकर ये कहा है कि आई हैव अल्लाह विद मी, अल्लाहु अकबर। तब से हमारे देश का मीडिया और हमारे देश में एक ख़ास पार्टी के लोग खलीफ के पीछे ही पड़ गए हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। खलीफ अल्जीरिया का बॉक्सर है लेकिन उस पर सवाल हमारे देश की मीडिया उठा रही है और उसे हमारे देश की मीडिया यूरोप की मीडिया की तर्ज पर धोखेबाज कह रही है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि खलीफ एक मुसलमान है और वो मैच जीतने के बाद अल्लाहु अकबर कहती है। ये सवाल ठीक उसी तरह से उठाए जा रहे हैं जैसे हमारे देश की मीडिया हमास के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में आवाज़ उठाती है। उसे इजराइल का प्रधानमंत्री तो मसीहा लगता है लेकिन इसी मीडिया को हमास का चीफ हानिया आतंकवादी नज़र आता है, जबकि हमास या फिर फ़िलिस्तीन ने आज तक हमारे देश पर हमला नहीं किया। फिर भी फ़िलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला हमास हमारे देश की मीडिया को आतंकवादी लगता है और जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि हमास और फ़िलिस्तीन के लोग अल्लाहु अकबर कहते हैं। खैर, इस पर मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आज मैं अपने देश के लोगों को दो और ख़बरें दिखाना चाहती हूँ क्योंकि इन खबरों से आप ये समझ पाएंगे कि असल में जो आपको दिखाया जाता है वो ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से सच हो। कल से हमारे देश की टीवी मीडिया और सोशल मीडिया पर यह देखा गया है कि ईरान इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और मीडिया आपको ये भी दिखा रहा होगा कि इजराइल के कई शहर खाली भी हो रहे हैं, लोग शहरों को छोड़कर भाग रहे हैं और इन खबरों को देखकर हमारे देश का मुसलमान खुश हो रहे हैं और इस खबर को देखकर हमारे देश के मुसलमान खुश हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब ईरान इजराइल को छोड़ेगा नहीं। लेकिन यकीन मानिए इजराइल हमेशा ही ऐसा माहौल बनाता है जैसे उसके ऊपर हमले होने वाले हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि इन हमले के माहौल में वो सिर्फ फ़िलिस्तीन पर अटैक कर देता है। जैसे कल उसने देर रात फ़िलिस्तीन के एक शहर पर बम बरसा दिए जहाँ फ़िलिस्तीन के लोग टेंटों में रह रहे थे। इस हमले में दर्जनों लोगों की मौत हो गई। सोचिए, ईरान और सारी दुनिया के मुसलमान इस बात पर खुश हो रहे हैं कि इजराइल में लोग एयरपोर्ट की तरफ दौड़ रहे हैं और इजराइल लगातार बमबारी करके फ़िलिस्तीन के लोगों का नामो निशान मिटाए जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।